डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में अब चंद घंटे ही बचे हुए हैं और केवल ये टाइम आपका रिवीज़न करने का है। और उसी रिवीज़न के टॉपिक को लेकर के हम आए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको विशेष तौर पे फोकस करना है। तो इसमें एक एक टॉपिक का हम संविधान हो गया, या फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, या फिर भूगोल हो गया, फिर उसके बाद से आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद से स्टैटिक जीके में कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। तो वही क्विक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए ये चंद घंटे पहले आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और सरसरी निगाह से इन सारे टॉपिक्स पे आप नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है ये विगत परीक्षाओं को देखते हुए, जो विगत परीक्षाओं यूपीपी की जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उस परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज़्यादातर आया है उसी टॉपिक को मैंने आप लोगों को क्विक रिवीजन के रूप में सेलेक्ट किया है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और उस पेन कॉपी से एक एक टॉपिक आप लोग लिखते रहिए, उसमें मैं व्याख्या पूर्वक आप लोगों को बताता रहूँगा। अब जैसे पहला आपका सब्जेक्ट आ जाता है संविधान, और इस संविधान के अंतर्गत सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक नोट करिए, तो संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो पहली बैठक हुई और उस पहली बैठक के बाद से जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, तो इस बीच में संविधान निर्माण की जितनी भी प्रक्रिया है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 29 अगस्त 1947, ये सारे डेट को नोट करते हुए उसके बाद से आपका इन डेट पर मुख्य कार्य क्या हुआ था ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद से संविधान का स्रोत जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि संविधान के स्रोत में आपका जैसे कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, या फिर आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो इस टाइप का ये जो स्रोत है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से फंडामेंटल राइट पे आ जाइए, और फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार में आपका जो 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, इस 12 से 35 मूल अधिकार में आप मुख्य रूप से 17, 18 देख लीजिए, उसके बाद से 19 से 24 तक देख लीजिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और उसके बाद से लास्ट में आप मूल अधिकार में आप अनुच्छेद 32 देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करके आप लोग तुरंत इसको टोटल आप चीज़ों को क्या कर जाइए, रिवाइज कर जाइए। उसके बाद से आपका आता है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य से आपका जो इंट्रोडक्शन होता है कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद से प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, और 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये आप मूल कर्तव्य देख लीजिए। उसके बाद से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसी राज्य के नीति निदेशक तत्व में आप देखिए अनुच्छेद 37 देख लीजिए, 39 देख लीजिए, 40 देख लीजिए, 50 देख लीजिए, 51 देख लीजिए, उसके बाद से 43 देख लीजिए। तो ये सारे अनुच्छेद आप लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व में इंपॉर्टेंट के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज पे आ जाइए, तो चैप्टर वाइज में आप राष्ट्रपति देख लीजिए, और उसी राष्ट्रपति के अंतर्गत जो विशेष तौर पे व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं उस व्यवहारिक क्वेश्चन को भी आप टच करिए। उसमें आपका व्यवहारिक क्वेश्चन में कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, क्योंकि इन व्यवहारिक क्वेश्चन का जो आंसर होता है या इसकी जो व्याख्या होती है ये आपको आर्टिकल या अनुच्छेद में देखने को नहीं मिलेगी। तो राष्ट्रपति के व्यवहारिक क्वेश्चन, उसके साथ साथ राष्ट्रपति का जो इम्पॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन, या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है, या फिर राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका आर्टिकल देख लीजिए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद से मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 74 और 75 देख लीजिए, और प्रधानमंत्री पर जो भी आपके व्यवहारिक क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से संसद वाला टॉपिक देख लीजिए, और संसद में आपका लोकसभा राज्यसभा ये दोनों, और लोकसभा राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में, उसके साथ साथ
संसद वाले चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा वो कुछ अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 110 वार्षिक वित्तीय वितरण का बात की गई है, जो अभी जिसे हम लोग आम भाषा में बजट वगैरह के नाम से जानते हैं। तो संसद में ये सारे टॉपिक देख लीजिए। उसके बाद से आप 12 अनुसूची देख लीजिए, और उस अनुसूची में 8 अनुसूची के बाद जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचियाँ लाई गई हैं वो सारी चीज़ें आप लोग कवरअप कर लीजिए। उसके बाद से कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि पंचायत हो गया, उसके बाद से निर्वाचन आयोग हो गया, उसके बाद से नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। तो ये भी छोटे टॉपिक आपके संविधान में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, ये संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। अब आ जाइए आपका प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, और उसी सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा देख लीजिए, मोहनजोदड़ो देख लीजिए, लोथल देख लीजिए, चहुंदड़ो देख लीजिए, कालीबंगा देख लीजिए। और उसके बाद से आपका कुछ इस पर तथ्य वगैरह बन जाते हैं कि भारत में खोजा गया पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा था। उसके साथ साथ भारत में स्थित सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिंधु घाटी की सभ्यता में बनने की संभावना बनती है। उसके बाद से वैदिक काल पे आ जाइए, और वैदिक काल में आपको वेद, पुराण, महाकाव्य और उपनिषद, ये चारों आपको देखना पड़ेगा कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। इस वेद की संख्या में उपवेद, हर वेद का कोई ना कोई उपवेद है, उसको देख लीजिए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, उसके बाद से पुराण के रचयिता कौन हैं, उसके बाद से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पुराण कौन सा है। उसके साथ साथ महाकाव्य में रामायण महाभारत दोनों देख लीजिए, और रामायण महाभारत के साथ साथ आपका उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 के लगभग है। उसके साथ साथ उपनिषद में किस उपनिषद से भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का विवरण प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उपनिषद में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद से बौद्ध धर्म और जैन धर्म देख लीजिए, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मुख्य रूप से आपका संगीतियाँ, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य वगैरह, कि बौद्ध धर्म में आपका त्रिपिटक है, जैन धर्म में आपका साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ये संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की चारों संगीतियाँ, उसके बाद से जैन धर्म में जो 2 संगीतियाँ हुई, कहाँ पर हुई और किसकी अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आप आ जाइए महाजनपद काल में प्राचीन इतिहास में, और इसी महाजनपद काल में आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत जो था अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और इन्हीं राज्यों को जनपद के नाम से जाना जाता था, और यही बाद में महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, और इसी मगध साम्राज्य पर अलग अलग वंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसका ट्रिक भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। और इस हसीन मौसूक कुसात में हर्यक वंश देख लीजिए, उसके बाद से नंद वंश देख लीजिए, मौर्य वंश देख लीजिए, कुषाण वंश देख लीजिए, गुप्त वंश देख लीजिए, चोल और चालुक्य, दक्षिण भारत में चोल और चालुक्य। तो इन, और उसके साथ साथ आपका गुप्त वंश भी देख लीजिए, और कुषाण वंश में विशेष तौर पे आपका कनिष्क को देख लीजिए, और गुप्त वंश में देख लीजिए। उसके साथ साथ इन वंशों का कला एवं संस्कृति भी देख लीजिएगा। उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो मेरे हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है। दिल्ली सल्तनत में पुस्तक लेखक वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ ऐसे शासक हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जिसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी हो गया। तो ये 4-5 शासक के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मुग़ल वंश पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और मुग़ल वंश में आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये 6 शासक की कला एवं संस्कृति वगैरह के बारे में भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास पर, और आधुनिक इतिहास में आपका गवर्नर जनरल देख लीजिएगा, और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो जो प्रमुख गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, केनिंग हो गया, लॉर्ड रिपन हो गया, उसके बाद से लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, और सी राजगोपालाचारी हो गया।
तो ये आपके गवर्नर जनरल में 5-6 आपके महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं। उसके बाद से आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उसके बाद से आंदोलन में मुख्य रूप से गांधी युग वाला जो आंदोलन है वो गांधी युग के आंदोलन को आप लोग टच कर लीजिए। और इसी आधुनिक इतिहास में वचन व नारे, आधुनिक इतिहास में जो भी वचन या नारे दिए गए हैं उनको देख लीजिए। उसके साथ साथ आधुनिक इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उन प्रमुख पुस्तकों का लेखक वगैरह भी आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक ज्योग्राफी पर, और भारत के भूगोल में आपका सबसे पहले पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिएगा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाएं, सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से स्पर्श करती है और उन देशों को कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं। तो पड़ोसी देश से भी आने की संभावना बनती है। उसके बाद से जो भारत की नदियां हैं और उन नदियों के किनारे बसे नगर, और इसी नदियों पर आपका बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया। तो ये बहुउद्देशीय घाटी परियोजना देख लीजिए। उसके साथ साथ भारत के जो पर्वत वगैरह हैं, पर्वत देख लीजिए। उसके बाद आपका अगला चैप्टर भारत के भूगोल में वन आ जाता है, और उसी वन के अंतर्गत जो प्रमुख अभ्यारण्य वगैरह हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, इनको देख लीजिए। और उसके बाद से प्रमुख भौगोलिक उपनामों को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग विश्व के भूगोल में, और विश्व के भूगोल में आपका सौरमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया। उसके साथ साथ विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं, ज्वालामुखी हैं, और विश्व के भौगोलिक उपनाम को भी आप लोग स्टैटिक जीके के रूप में ज़रूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक आपका हो जाता है, अगला सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स। और उस इकोनॉमिक्स में आपका पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, बैंक के बारे में, मुद्रा के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, और हाल फिलहाल की जो आपका साल 2 साल के अंदर की जो योजनाएं वगैरह हैं उन योजनाओं को देख लीजिए। और अभी कुछ दिन पहले तक आपका कुछ सूचकांक वगैरह जारी किया गया था, उस सूचकांक में भारत का स्थान, इतना आप इकोनॉमिक्स में देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद से आपका स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में पुस्तक लेखक, क्योंकि विगत 2018 की परीक्षा में यूपीपी में पुस्तक लेखक से आपके 2-2 क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये पुस्तक लेखक में आपका जैसे जो आपके राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सन हैं उन पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, या फिर कुछ विवादास्पद पुस्तकें लिखी गई जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहीं, उनके बारे में देख लीजिए। उसके साथ साथ लोक नृत्य, और लोक नृत्य में कौन सा लोक नृत्य किस राज्य का है ये तो देखना ज़रूरी ही है। उसके साथ साथ और ज़रूरी जो होता है लोक नृत्य से संबंधित व्यक्ति, मतलब कौन सा लोक नृत्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ये। उसके साथ साथ देश राजधानी मुद्रा से भी आपके 2-2 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। उसके बाद से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लीजिए, आदर्श वाक्य देख लीजिए, LIC का आदर्श वाक्य क्या है, या फिर रा का आदर्श वाक्य क्या है, DRDO का आदर्श वाक्य क्या है। उसके बाद से आविष्कारक वगैरह देख लीजिए। खेल से संबंधित में आपके खिलाड़ियों की संख्या हो गया, खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ हो गया, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। खेलों से संबंधित व्यक्ति देख लीजिए। उसके बाद से पुरस्कार देख लीजिए, और पुरस्कार में और खेल में थोड़ा सा इधर बीच का जो भी खेल हुआ है, एशियाई गेम्स हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, उसके बाद से फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ये सब हल्का फुल्का आप लोग देख लीजिए। इसका इस विशेष तौर से इन सारे खेल का स्टैटिक जीके पे भी फोकस रखिएगा। उसके बाद से पुरस्कार वगैरह में नोबल पुरस्कार, उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो बड़े बड़े भारत के पुरस्कार हैं उनको देख लीजिए। और इसके साथ साथ इनका स्टैटिक जीके भी देख लीजिए। और ऐतिहासिक स्थल, कौन सा ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है। उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स में जैसे कि अभी आपका हाल फिलहाल में यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची वगैरह जारी की गई है, वो धरोहर सूची आप पूरा 42 का 42 देख जाइए। उसके बाद से रचनात्मक शहर की सूची जारी की गई है। उसके साथ साथ अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची जारी की गई है। ये सारी चीज़ें स्टैटिक जीके के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपका जीके का जितना पार्ट होता है वो सभी पार्ट के बारे में हमने मेन फोकस कर दिया। और ये मेन फोकस एक तरीके से हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को
देखते हुए या उसका एनालिसिस करते हुए, आकलन करते हुए इन सारी चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो इस पे आप लोग एकदम ऑथेंटिक मत रहिएगा। आप लोग इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पढ़े हैं वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को आप लोग भी अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और इसी समाप्ति के साथ मैं आप लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।